हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे से होंगे और अपना ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के अपना न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज है 4 अगस्त 2020। तो देखते हैं फ्रंट पेज पे हमारे काम की कौन कौन सी न्यूज़ हैं। तो फ्रंट पेज पे अगर हम नजर डालें तो सबसे पहली जो बड़ी न्यूज़ ये है, राजस्थान कांग्रेस फैक्शंस। तो राजस्थान पॉलिटिक्स अब हमारे लिए कोई काम की नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो ये था, गवर्नर का क्या रोल है, गवर्नर की क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स थी, गवर्नर ने क्या इसमें रोल प्ले किया और वो कहाँ गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहाँ गलत ठहराया, सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नर के क्या प्रोविजंस हैं, स्पीकर का क्या रोल है। और ये सारी चीजें हम बेसिकली पास्ट में देख ही चुके हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो अभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि पॉलिटिक्स में क्या चीज चल रही है। नेक्स्ट जो राइट साइड में न्यूज है, मोदी भागवत विल बी ऑन स्टेज एट अयोध्या इवेंट। ये भी हमारे बेसिकली काम की न्यूज है नहीं एग्जाम पर्पज से, लेकिन एक थोड़ा ये आइडिया है और वैसे भी काफी हाईलाइटेड इशू इस टाइम पे है कि 5 अगस्त को अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका फाउंडेशन स्टोन लेड किया जाएगा, यानी रखा जाएगा। तो उसमें जो है वो जो रखेंगे उसको पीएम मोदी रखेंगे। तो ये हमारे काम की बेसिकली एग्जाम पर्पज से कोई न्यूज़ नहीं है। हमारे काम की जो न्यूज़ है वो ये बेसिकली फ्रंट पेज पे बिल्कुल दो न्यूज़ हैं। स्पेस एक्स विद नासा क्रू इज बैक होम, यानी कि स्पेस एक्स जो एलोन मस्क की प्राइवेट कंपनी है और जो नासा, इन दोनों ने मिलके एक प्रोजेक्ट किया, जो कि अगर बोले कि जो स्पेस एक्स था, जो स्पेस क्राफ्ट था वो फुल्ली कॉमर्शियली बिल्ड था, ऑपरेटेड था, मतलब पहली बार हुआ इस तरीके का। और अभी जब ये रिटर्न हुए हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो ये भी पहली बार हुआ कि 45 साल में स्प्लैश डाउन रिटर्न एंट्री की गई है। यानी कि जो रेट्रो स्टाइल था पहला, बोल सकते हैं कि इस तरीके से एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोड़ा जाता है, मतलब छोड़ा क्या, वहीं से चलता है। तो वो एटमॉस्फेयर से होता हुआ नीचे आके स्प्लैश डाउन होता है किसी फ्री वाटर बॉडी में, लार्ज वाटर बॉडी में। और इसमें पैराशूट्स का यूज किया जाता है, क्योंकि ऊपर से जब आ रहे होते हैं तो काफी ज्यादा वेलोसिटी होती है, तो उसे ओवरकम करने के लिए पैराशूट का यूज किया जाता है, जिससे ज्यादा तेज एक बोल सकते हैं क्षति नहीं पहुंचे, कोई एक्सीडेंट ज्यादा भयानक ना हो, तो पैराशूट्स का यूज किया जाता है। तो इस तरह की एंट्री, यानी कि जो रिटर्न हुआ है इस तरीके से 45 साल बाद हुआ है। तो इंपॉर्टेंट यही है, अगर न्यूज अगर हम बिटवीन द लाइंस पढ़ें, तो टू नासा एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि दो नासा के एस्ट्रोनॉट रिटर्न हुए अर्थ पे ड्रामेटिक और रेट्रो स्टाइल में। रेट्रो स्टाइल क्यों? स्प्लैश डाउन, क्योंकि ये 45 साल पहले लास्ट एक स्प्लैश डाउन रिटर्न हुआ था। उसके बाद अब जाके यानी कि 2020 में इस तरीके का एक रिटर्न पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। और अगर हम बात करें, स्पेस एक्स एलोन मस्क की प्राइवेट कंपनी है, और ये इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो फुली कॉमर्शियली बिल्ड था और ऑपरेटेड था। और जो स्पेस क्राफ्ट इसमें यूज किया गया था वो फाल्कन 9 यूज किया गया था। ये एक्स्ट्रा में है, इसमें बेसिकली दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेस एक्स का जो स्पेस शटल था उसका नाम फाल्कन 9 था। तो आगे बात करी जा रही है कि इस तरीके का रिटर्न और इस मिशन का सक्सेसफुल होना आगे इस तरीके से स्पेस एक्स को और अच्छे न्यू एडवेंचर दे रहा है, और बोल सकते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है कि वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा अच्छा इस पे और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। और बेसिकली एक हिंट भी दे दी गई है कि नेक्स्ट मंथ उसका एक और प्रोजेक्ट, एक और स्पेस मिशन है जिसमें वो ले जाएगा, और नेक्स्ट ईयर उसका ह्यूमन स्पेस मिशन होगा, यानी कि ह्यूमंस को भी लेके जाया जाएगा एज अ टूरिस्ट। वहाँ पे जाके आप आराम से घूम सकते हैं। और जो अगर हम बात करें, जो ड्रैगन कैप्सूल था स्पेस एक्स का, उसका नाम था एंडेवर। आप जाके हाईलाइटेड में देख सकते हैं, स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल नेम्ड एंडेवर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये बेसिकली एक दिन भी नहीं हुआ इसे वापस आते हुए, और ये जो पूरा जो मिशन था, ये बेसिकली जो ओवरऑल टाइम पीरियड था इसका वो 2 महीने था। फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया था स्पेस शटल को, और वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये कल फाइनली इसका सक्सेसफुली स्प्लैश डाउन रिटर्न कंप्लीट हुआ स्पेस एक्स का। और बासी बेसिकली जो बाकी चीज़ें हैं उसमें जो हिस्ट्री थोड़ी सी बताई गई है कि इनको तभी भेजा गया था आफ्टर मेडिकल चेकअप्स। जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनका पूरी तरीके से मेडिकल चेकअप होने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को हॉस्टन से भेजा गया था, फ्लोरिडा हॉस्टन से। अभी ये वापस से गल्फ ऑफ मैक्सिको में स्प्लैश डाउन हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में स्प्लैश डाउन हुआ है। और बाकी चीज़ें यही हैं, ट्रम्प जी ने बधाई दी हैं। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही था कि स्पेस एक्स का प्रोग्राम था, ये स्पेस मिशन
विथ नासा, नासा के साथ मिलके था। नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स थे और ये पहला कॉमर्शियली स्पेस मिशन था जिसमें किसी कॉमर्शियल कंपनी ने बेसिकली स्पेस शटल बनाया, उसको डिजाइन किया, ऑपरेट किया पूरी तरीके से। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे लिए पलानीस्वामी रिजेक्ट्स 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि जो तमिलनाडु के सीएम हैं एडापडी के पलानीस्वामी, उन्होंने जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया था कि जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज उसमें होगा, तो उसको रिजेक्ट कर दिया है। और वो जो अपना हिस्टोरिकल यानी कि बोल सकते हैं पुराना जो फॉर्मूला था यानी कि 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, उसको ही लेके चलेंगे। इस तरह की चीजें उन्होंने बोली हैं। जबकि उन्होंने इसको ये चीज कंफर्म भी करी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में साफ भी बोला गया है कि विच एवर इज पॉसिबल, यानी कि जहां भी पॉसिबल होगा। तो इसलिए वो इसको बोल रहे हैं कि वो स्टेट्स बाउंडेड हैं अपना डिसीजन खुद ही लेने के लिए, यानी कि ये स्टेट्स के डिस्क्रिशनरी में है कि वो क्या डिसीजन ले, या थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को चूज करें या ना करें। ये ऐसा खुद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया हुआ था। तो यही सारी चीजें हैं, उन्होंने इसको ही बोला है कि वो है जो कंटिन्यू करेंगे अपना 2 लैंग्वेज पॉलिसी को अपनी स्टेट में। अगर हम एनईपी की बात करें तो एज अ होल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज, जो कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज ने एग्जामिन करके जो पॉलिसी बनाई गई थी, उस टाइम पे भी इनके जो प्रपोजल्स थे उस टाइम पे तमिलनाडु ने बेसिकली उसको रिजेक्ट किया था, उस टाइम पे भी अपोज किया था। लेकिन अभी फाइनल ड्राफ्ट में इसको चूज किया गया, लेकिन इस स्टेट के डिस्क्रिशन में है कि वो उसे चूज करें या ना करें, ये उनके हाथ में है। इस तरीके का कोई बाउंडेड नहीं है कि उन्हें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ही मानना पड़ेगा या नहीं, मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोला ये चीजें। और उन सीएम ने रिक्वेस्ट भी किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि वो जो उनका कलेक्टिव सेंटिमेंट है फ्रॉम द पीपल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोगों की तरफ से जो कलेक्टिव सेंटिमेंट है उसको एक्सेप्ट करें और इसके ऊपर विचार करें जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है बेसिकली उस पे। अगर हम कनेक्टिव सेंटिमेंट्स की बात करें तो कनेक्टिव सेंटिमेंट्स में तमिलनाडु के पीपल्स की बात करी जा रही है। मतलब एज पर द पार्टी जो एआईडीएमके ने बोला है कि जो हमारे कलेक्टिव सेंटिमेंट्स हैं उसमें जन संग्रह है, एएमडी के पीपल्स हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इन सब ने बेसिकली फॉलो किया है कि जो अभी तक 2 लैंग्वेज पॉलिसी वो यूज कर रहे थे इसी पर रहेंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो चूज किया गया है वो एक तरीके से विचारधीन है और सोचने वाली बात है। और अगर हम थोड़ा पास्ट में देखें तो जो तमिल लैंग्वेज है वो तमिल्स की है, तो उसके क्या है वो हमेशा से अपोज किया है कि हिंदी को एज अ मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी रखा जाए। उन्होंने हमेशा से इस चीज को अपोज किया है। अगर हम पास्ट में देखें तो जो 2 लैंग्वेज पॉलिसी है इनकी वो 80 साल से उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं और इसके साथ उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। इसके पीछे उन्होंने काफी प्रोटेस्ट भी किए थे, टाइम टू टाइम काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए हैं इन्होंने। जो इम्पोजिशन हुआ था हिंदी का 1965 में, उस टाइम पे भी इसके अगेंस्ट थे और रिजोल्यूशन भी पास किया था कि वो रिजेक्ट करेंगे 3 लैंग्वेज पॉलिसी को। जो मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली 1968 में, उस टाइम पे भी इन्होंने इसको रिजेक्ट किया था। और यही चीज़ें हैं कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जयललिता जी, उन्होंने भी इसको अपोज किया था और उन्होंने मेंटेन करा था कि हिंदी को इम्पोज ना किया जाए जहां जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उसमें। तो इसी तरीके के एफर्ट्स अभी ये वापस से पलानीस्वामी जी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी इसी के पीछे जो उनकी जो विचारधारा है उसको आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज वो ये है, इम्पार्टिंग एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ट्राइबल्स एरिया में इन देयर ओन लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियर है उड़ीसा के लिए, क्योंकि वो खुद पिछले 2 दशक से उस मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मॉडल पे वर्क कर रहा है। तो उसके लिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है उसकी ही लैंग्वेज में, मतलब इम्पार्ट करना है एजुकेशन को उन देयर ओन लैंग्वेज, क्योंकि उस पर वो पहले से ही वर्क कर रहा है। अगर हम अच्छे से आर्टिकल में देखें तो बात करी जा रही है कि जैसे कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में अभी इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है कि जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा वो क्लास 5th तक हम मदर टंग या लोकल लैंग्वेज या ट्राइबल लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं।
तो यही सारी चीजें इसमें बोली गई हैं और बोला जा रहा है कि उड़ीसा जो है वो कहीं ना कहीं एडवांटेज पोजीशन पे है, 2 दशक से इस पे वर्क भी कर रहा था। और जैसा कि सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो उड़ीसा स्टेट में ही देखने को मिलती हैं, और स्टेट इस पे पहले से ही वर्क कर रहा था, जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मॉडल था। उड़ीसा का अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिक पोजीशन है ट्राइबल्स कम्युनिटीज को लेके। करीब 62 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जिसमें से 13 पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं। 13 काफी ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है अगर हम प्राइवेट पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स की बात करें, यानी कि पीवीटीजीज की। थोड़ा हम पीवीटीज के बारे में ये जानते हैं। पीवीटीज बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज में वो कम्युनिटीज हैं जो बहुत ज्यादा वनरेबल हैं, जो एक बोल सकते हैं एक्सटिंक्ट पे आ चुके हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम रह गई है। अगर हम इंडिया के रेशो में बात करें, पॉपुलेशन के रेशो में बात करें, तो इनकी पॉपुलेशन पूरा जो पीवीटी ग्रुप है उसमें करीब 8% का ही पॉपुलेशन है इनकी पीवीटीज की। ये 1973 में देवहार कम्युनिटी ने इसको रिकमेंड किया था। ये एक अलग ग्रुप बनाया था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाया था, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स था। 2006 में इसका नाम चेंज करके पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रख दिया गया, और इसमें अभी तक 75 ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी हैं जो पर्टिकुलरली वनरेबल हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वनरेबल हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है, उनको डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वो ये समझ ले ट्राइबल ग्रुप्स में भी बहुत ज्यादा जिनकी हालत बुरी है ना, जो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा ट्राइब्स में, तो उनको कहते हैं पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। 75 हैं, यानी कि टोटल जो अभी तक जो ट्राइबल कम्युनिटीज इसके अंडर आती हैं पीवीटीज के अंदर, वो 75 है। 1970 में देवर कम्युनिटी ने इसको अलग से रिकमेंड किया था, यानी कि अलग से ग्रुप बनाया था। नाम था उस टाइम पे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया। हमारे लिए ये खाली इंपॉर्टेंट था। आगे बात करें हम, तो ये जो ट्राइब्स हैं ये 21 लैंग्वेज बोलती हैं, 74 डेलिकेट्स हैं इनके, और 21 ट्राइबल जो लैंग्वेज हैं उसमें से उनकी सात की तो अलग ही स्क्रिप्ट है, यानी कि उनके अलग ही ओन स्क्रिप्ट है। और अगर बात करें कि करीब 3500, यानी कि 3500 ट्राइबल लैंग्वेज टीचर्स जो हैं इस मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मॉडल के अंदर स्टेट में वर्क कर ही रहे थे। अकेडमी की अगर बात करें, अकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज और कल्चर को लेके जो कोलैबोरेट हुआ था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ, वो प्रोबेबली एक इंस्टीट्यूट है जो पूरे एंटायर कंट्री में प्रिपेयर किया गया था। और जो सप्लीमेंट्री रीडर्स थे, यानी कि जो 21 ट्राइबल लैंग्वेज रही हैं, वो क्लास 1 टू लेके थर्ड तक थे, जो रीडर्स थे वहां पे जो प्रोवाइड कराए जा रहे थे। और जो गवर्नमेंट थी वो भी इनके लिए 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए और ज्यादा वर्क कर ही रही थी, अगर हम स्टेट की बात करें। और जो ट्राइबल चिल्ड्रंस हैं वो आराम से, जो सप्लीमेंट्री रीडर्स हैं उनको रीड कर पाते हैं, उन बुक्स को रीड कर पाते हैं। और जो कि बेसिकली होती हैं किस फॉर्म में, प्रिंटेड स्टोरीज की फॉर्म में होती हैं, फोकलोर्स की तरह होती हैं, उड़िया स्क्रिप्चर्स में लिखी रहती हैं। बट इन ट्राइबल लैंग्वेज जो सप्लीमेंट्री रीडर्स हैं वो बाइलिंगुअल हैं या पिक्टोरियल ग्रुप्स हैं, जिससे वो इजीली उनको समझ पाए कि चीज़ों में क्या बोला गया है, और उसको इम्पार्ट कर पाए और फिर अपनी लैंग्वेज में उसको समझ पाए। तो इस तरीके से अभी चीज़ें चलती आ रही थी। वहाँ पे सेंथली मीडियम स्कूल्स भी थे। सेंथली बेसिकली हमारे जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जो कि हमारा शेड्यूल 8 में आते हैं 22 लैंग्वेज, उसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उसमें से एक सेंथल भी है। तो अगर हम देखा जाए तो सेंथली जो है वो सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है, मतलब सबसे ज्यादा ट्राइबल लैंग्वेज बोलने वाली लैंग्वेज है सेंथली। किस एरिया में बोली जाती है, एक मयूरभंज क्योंझा डिस्ट्रिक्ट। और बाकी चीजें वही हैं कि ये 8 शेड्यूल में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कम से कम 500 स्कूल्स हैं जहां पे सेंथली खुद एक मीडियम ऑफ लैंग्वेज यूज करती है। और बोला जा रहा है कि भले ये अभी इजी नहीं है कि लोकल लैंग्वेज में चीजें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रख देना, क्लास 5th तक काफी दिक्कत भी आएगी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनके पास एक एडवांटेज पोजीशन है कि वो आराम से पहले इसी चीज पे वर्क कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पुणे फर्म, यानी कि जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, पुणे बेस्ड जो फर्म है, उसको बेसिकली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है कि वो ऑक्सफोर्ड बेस्ड जो वैक्सीन है उसका फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल कर सकती है। अगर देखें अच्छे से, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका कोविड 19,
यानी कि कोविशील्ड, उसको उसका वो जो फेज 2 और फेज 3 का जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे कंडक्ट कर सकती है। उसका अप्रूवल ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दिया है। इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो इंडिया का जो केस फर्टिलिटी रेट है वो 2.11% है, जो कि काफी ज्यादा लोएस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा लोएस्ट है अमंग अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो ये है वो ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है। बेसिकली इसमें जो मॉनिटर किया जाएगा, जो स्टॉक होगा वैक्सीन्स का, कहाँ पे लोकेटेड है, कितना स्टॉक है और किस टेम्परेचर पे इनको स्टोर किया जा रहा है, वो बेसिकली वो सारी चीजें इस इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के अंडर की जाएंगी थ्रू आउट द कंट्री। ये स्ट्रेंथन करेगा जो हमारा सप्लाई चेन सिस्टम है अक्रॉस द कंट्री उसको, यानी कि कितना स्टॉक हम इनफ्लो है, कितना स्टॉक स्टोरेज में है, किस स्टोरेज टेम्परेचर में है। तो ये सारी चीजें इस इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के अंतर्गत आएंगी। तो ये एक काफी अच्छा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है। बेसिकली ये अभी इसीलिए निकाला क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे थे कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वैक्सीन की, तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। तो हेल्थ मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू उसको रोकने की कोशिश कर रही है, जिसमें पूरा बाकायदा चीजें होंगी कि कितना स्टॉक अभी स्टोरेज में है, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो हो चुका है। तो ये सारी चीजें होंगी और साथ में और जो चीजें इस पे फोकस करी जाएंगी वो बेसिकली करी जाएंगी कि जो एसेंशियल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हैं, जो प्रोटेक्ट करेगा चिल्ड्रंस को, प्रेग्नेंट मदर्स को अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, यानी कि जो बाकी की वैक्सीन के थ्रू डिजीजेस होती हैं तो उस चीज को भी ये मॉनिटर करेगा और स्ट्रेंथन करेगा। इस तरीके की चीजें हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोली हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक जो ड्राफ्ट पॉलिसी है प्रोक्यूरमेंट के लिए, यानी कि डिफेंस प्रोक्यूरमेंट को इजाफा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तो नई पॉलिसी निकाली है। तो उसको पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है, उस पर फीडबैक मांगा है और जो लास्ट डेट है वो अगस्त 17 है, यानी कि अगस्त 17 तक आप फीडबैक दे सकते हैं कि क्या क्या और नए फीडबैक, मतलब क्या क्या चीजें इस पॉलिसी में होनी चाहिए। तो वो जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में रखा हुआ है कि गवर्नमेंट क्या लेके चल रही है और क्या नया सजेशन आप देते हैं, तो उस चीज के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया है। और बेसिकली इस पॉलिसी का एम जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर है उसको करीब 1,75,000 करोड़ करना है, जो कि अभी फिलहाल में 70,000 करोड़ है, यानी कि डबल करना है और टारगेट रखा गया है 2025 का। अच्छे से देखें तो एम जो है वो करीब $25 बिलियन का एम रखा गया है और एक्सपोर्ट जो है करीब $5 बिलियन तक पहुंचाने की बात करी जा रही है एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज में 2025 तक, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और जो ड्राफ्ट है उसका नाम है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। उस पर फीडबैक मांगना स्टार्ट कर दिया गया है। अगर हम इसमें बात करें कि ये काफी अच्छी पॉलिसी अपनी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोल रही है, जो कि फोकस्ड, स्ट्रक्चर्ड और जो एक थ्रस्ट चाहिए प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को, कंट्री की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसको, और जो हमारा आत्मनिर्भर अभियान है उसको, और जो हम एक्सपोर्ट में इजाफा करना चाहते हैं, तो वो इस चीज पे काफी ज्यादा फोकस्ड है ये पॉलिसी, उसको आगे बढ़ाएगी। और जो इसके लिए जो कमेंट्स या और ड्राफ्ट में पॉलिसी में कुछ भी सजेशन या फीडबैक चाहिए तो उसके लिए इसे ओपन अप कर दिया गया है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है। अभी की अगर हम बात करें, जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का शेयर है वो करीब 60% है। तो इस प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा देने के लिए और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इजाफा देने के लिए इस तरीके का चीजें करी गई हैं। और जैसा कि बताया कि इसको डबल करने की बात करी जा रही है, जो प्रोक्योरमेंट है उसको डबल करने की बात करी जा रही है। अभी 70,000 करोड़ है, 1,40,000 करोड़ करा जाएगा 2025 तक। और जो फोकस्ड हम बोल सकते हैं जो फोकस्ड एरोस्पेस इंडस्ट्री के सेगमेंट्स होंगे वो बेसिकली होंगे एयरक्राफ्ट बिल्ड वर्क, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, हेलीकॉप्टर्स, इंजन मैन्युफैक्चरिंग, एमआरओ वर्क, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड अपग्रेड्स एंड रेट्रोफिट्स। तो ये सारी चीजें एयरस्पेस इंडस्ट्री की जो होंगी इन पे बेसिकली इन सारे सेगमेंट्स में बेसिकली ज्यादा फोकस होगा इनहेंस करने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ावा करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा करने के लिए,
तो ये सारी चीजें इसमें इस ड्राफ्ट में रखी गई हैं। इन इन सेगमेंट्स पे बेसिकली ज्यादा फोकस किया जाएगा और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी सेटअप की जाएगी जो एस्टिमेट करेगी कि कितना डेवलपमेंट है और जो प्रोडक्शन लीड टाइम है वो किस तरीके से कम करा जा सकता है और किस तरीके से डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकता है। तो इन सारी जो स्पेसिफिकेशंस होंगी, जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, वो सब इस चीज पे बातें करी जाएंगी। अभी देखते हैं कि क्या क्या नए सजेशंस आते हैं, उसके बाद जो फाइनल है वो कब आता है इस डिफेंस पॉलिसी का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मनरेगा जो स्कीम है वो आउट ऑफ फंड हो चुकी है, यानी कि जो 1 लाख करोड़ कोविड 19 के टाइम पे दिया गया था उसका करीब 50% यूज हो चुका है, यानी कि अलोकेट हो चुका है, पूरी तरीके से फंड यूज हो चुका है। और मानसून ने क्या किया है, जो जहां पर वर्क चल रहा था उसमें थोड़ा सा हिंड्रेंस ला दिया है, एक हॉल्ट ला दिया है, वर्क अवेलेबिलिटी पे एक रोक लगा दी है मानसून की वजह से। अगर डिटेल में देखें कि अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर है अभी वो 1/3 पास भी नहीं हुआ है, और जो करीब 1 लाख करोड़ जो अलोकेट किया था फंड कोविड 19 के दौरान पे, तो उसका करीब 48,500 करोड़ स्पेंड हो चुका है, ऐसा गवर्नमेंट डाटा ने बताया है। और अगर हम बात करें, जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है उसने एक नया सर्वे किया 13 स्टेट्स में और पब्लिश किया, उसमें जो रियलिटी निकल के आई वो ये थी कि जो कुछ मतलब ज्यादातर जो ग्राम पंचायत हैं वो वनरेबल कंडीशन में है, और वहां पे जो फंड वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट, मतलब काफी ज्यादा क्या फंड एग्जॉस्ट हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और वहां पे ये इसलिए देखने को मिला क्योंकि इस टाइम पे लोअर एम्प्लॉयमेंट रेट है, और जो मॉनसून है उसने भी जहां पे वो वर्क अगर चल भी रहा था तो उसको रोक दिया गया है, और काफी स्टेट्स में तो पूरी तरीके से बंदी हो गया है वर्क। बात करें अगर हम बिहार, झारखंड और बंगाल के और असम की, तो वहाँ फ्लड लाइक सिचुएशन इस टाइम पे बनी हुई है। असम अभी फ्लड लाइक सिचुएशन से बाहर निकला भी नहीं है पूरी तरीके से, और बिहार में चीजें शुरू हो गई हैं फ्लड लाइक सिचुएशन। तो वहाँ पे जो नगर पंचायत हैं वहाँ पे पूरी तरीके से काम जो है पूरी तरीके से रुक चुका है। और उसमें बोला गया है, जो रिकमेंड किया है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने, वो ये किया है कि सेंटर और 1 लाख करोड़ अलॉट करे स्कीम के अंडर, और जो डेज हैं, जो 100 डेज पर हाउस होल्ड वर्क लिमिट है उसको 200 डेज पर हाउस होल्ड वर्क लिमिट करी जाए। बोला जा रहा है कि कुछ ग्राम पंचायत जो है वहां पे अगस्त के एंड तक और नए प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे और नए प्रोजेक्ट्स चाहिए और क्विक प्रोसेस चाहिए उन्हें कि फर्दर एनालिसिस करें और प्रोजेक्ट सेट करें, और उनको एक फंड प्रोवाइड किया जाए जो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है, तो उनको फंड बेसिकली दिया जाए। अगर हम बात करें बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, तो ये स्टेट ऐसी हैं जहां पे मॉनसून जो है, मॉनसून ने वहां पे जो वर्क था वो काफी ज्यादा कम कर दिया है, हाई डिमांड बेसिकली ज्यादा रही उस टाइम पे, और अभी मॉनसून की वजह से पूरी तरीके से वर्क बंद है। झारखंड की बात करें तो उसमें करीब 20 एकड़ जो है लैंड ली गई है फ्रूट प्लांटेशन के लिए अंडर मनरेगा स्कीम, जो अभी कंटिन्यू भी है और काफी ज्यादा बेनिफिट दे रही है वर्कर्स को। लेकिन अभी ग्राउंड ऑब्जर्वेशन जो देखने को मिली है उसमें यह है कि जो पेमेंट दिया जा रहा है, यानी कि जो वेजेस उसमें दिया जा रहा है वो करीब 25 से 30% लोअर है, जो मिनिमम वेजेस एग्रीकल्चर वर्कर्स को प्रोवाइड किया गया है। ये भी एक ग्राउंड रियलिटी उस टाइम निकल के आ रही है, ऐसा सर्वे में शो किया है, जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का सर्वे निकल के आया है। अगर हम मनरेगा का थोड़ा एक बैकग्राउंड देखें तो इसे 2006 में इम्प्लीमेंट किया था मनरेगा को, अटल सॉरी हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। ये नेशनल रूरल गारंटी स्कीम है। तो अभी बातें काफी ज्यादा, एक सजेशंस ये भी दिए जा रहे हैं कि एक अर्बन पॉपुलेशन के लिए भी इस तरह की स्कीम स्टार्ट करनी चाहिए जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दे कम से कम 100 दिन के लिए। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं, ये बेसिकली रूरल के लिए है। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि रिपोर्ट ऑन लेपर्ड साइटिंग सून, यानी कि इस मंथ के एंड में ग्लोबल टाइगर सेंसस का पार्ट जो है, यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो रिलीज कर सकता है रिपोर्ट लेपर्ड सेंसस पे। अगर हम बात करें जो पुराना फॉर्मल सेंसस था इंडिया लेपर्ड जो कंडक्ट किया गया था 2014 में, तो उसके मुताबिक अभी तक 12 से 14 हजार के बीच में इनकी पॉपुलेशन रही है, लेपर्ड्स की पॉपुलेशन रही है, और करीब 8,000 जो लेपर्ड्स थे वो देखे गए थे टाइगर हैबिटेट के अंडर। तो अभी पता चले कि इस टाइम इस बार क्या सेंसस क्या चीज़ें बोलता है, और जो इसमें मेथोडोलॉजी यूज़ की गई है
वो सेम वही यूज़ की गई है जो टाइगर सेंसस के लिए टाइगर्स के लिए जो की जाती थी, जिसमें कैमरा ट्रैप लोकेशंस की जाती थी, इमेजेस ली जाती थी उसी बेसिस पे और सेवरल पैचेस वगैरह में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते थे, तो उस बेसिस पे बेसिकली गिनती करी जाती थी। तो सेम उसी बेसिस पे, उसी एक्सरसाइज पे ये नई रिपोर्ट लॉन्च की जाएगी, रिलीज की जाएगी नई रिपोर्ट, जिसमें लेपर्ड्स की क्या पॉपुलेशन है इस टाइम पे वो चीज़ें बताई जाएंगी। और ये 4 साल में, हर 4 साल में एक नया सेंसस आता है। जिस तरीके से टाइगर सेंसस होता है सेम उसी तरीके से लेपर्ड सेंसस भी होता है। तो हमारे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट अभी इतना ही था, बेसिकली वो सारी चीज़ें बोली गई हैं कि किस तरीके से रिपोर्ट ली जाती है और किस किस तरीके से जो है फाइंडिंग्स करी जाती हैं और क्या क्या मेथोडोलॉजी रहती है जो सर्वे किया जाता है। ये सारी चीज़ें मतलब जो एक टाइगर सेंसस के दौरान की जाती हैं, यानी टाइगर्स की पॉपुलेशन के लिए काउंट करने के लिए जो जो मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है, सेम वही मेथोडोलॉजी लेपर्ड्स के लिए भी की जाती है। यही सारी चीज़ें बेसिकली इसमें की गई हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ यही था कि मंथ एंड तक हमें पता चल जाएगा कि लेपर्ड्स की कितनी जनसंख्या है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने सारे इसमें अभी तक के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे एग्जाम पर्पस से, वो हमने सारे देख लिए गए हैं। थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।